नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 की ऑलरेडी हम करा चुके हैं। नहीं देखी हो वीडियोस में देख लीजिएगा, बाकी ना मिले तो लिंक कमेंट में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज हम देखेंगे अप्रैल 2024 की प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक। यहाँ पर जो हम ये प्रतियोगिता दर्पण करा रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी टीआरई एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ या कोई भी अन्य एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। करंट अफेयर तो आपको सभी पेपर में मैंडेटरी देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ऑलरेडी हमने सारी चीजें पढ़कर छाट कर हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है, ताकि कम समय में ज्यादा चीजें हम आपको करा सकें। तो समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, तो कहाँ पर पारित हुआ है? उत्तराखंड में पारित हुआ है। समान नागरिक संहिता मतलब सभी को समान अधिकार मिले, तो सबके लिए समान कानून की दिशा में ये जो है वो पहल है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विधेयक लाया गया। इसे समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 नाम दिया गया है। पारित इसे 7 फरवरी को कर दिया गया था। साथ ही साथ अधिनियमित होने के पश्चात उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा। वर्तमान में देश में गोवा में ही केवल समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान ऑलरेडी लागू है, किंतु ये पुर्तगाली शासनकाल से लागू है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात। अगर आपसे स्वतंत्रता के पश्चात के आधार पर पूछेगा तो आप उत्तराखंड राज्य के आंसर के साथ जाएंगे, पर अगर स्वतंत्रता के पश्चात ना कहे तो आप कहेंगे फिर आपका गोवा राज्य हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली करंट अफेयर। दूसरा है हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन आपके झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। तो नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड नहीं, झारखंड जो है उसके नए मुख्यमंत्री कौन? तो चंपई सोरेन। ये इनकी तस्वीर देख लीजिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए चंपई सोरेन आपको देखने को मिलेगा। देखिए तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है ना, पिक्चर के रूप में चीजें याद करने में थोड़ा आसानी होती है, इसीलिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री हेमंत सोरेन। इन्होंने लंबी पूछताछ वगैरह हुई थी, गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी गिरफ्तारी से पहले ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। राज्यपाल यहाँ के थे श्री CP राधाकृष्णन, और उसके बाद चंपई सोरेन नई सरकार के गठन को लेकर के बन गए थे। तो पहले हेमंत सोरेन थे, फिर चंपई सोरेन झारखंड के। इसी में एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं आपके अर्जुन मुंडा, जो कि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द किया। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, कई लोगों ने इसको लेकर के बीजेपी पर सवाल उठाए थे। तो ये आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा एक नए क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था चुनावी बॉन्ड योजना। ये जो योजना थी जिसको नाम दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया है। तो ये तारीख याद जरूर रखिएगा कि कब रद्द किया गया, 15 फरवरी 2024 को। ये जो बॉन्ड थे इनका यूज केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या फिर विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल बड़े मतों का 1% मत प्राप्त किया हो। तो आपको जैसे चंदा चाहिए, कोई आपकी राजनीतिक पार्टी है ना, तो ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को ही चंदा देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है इन बॉन्ड्स का, जिन्होंने 1% मत मिनिमम जो है वो प्राप्त की हो। जो आप यहाँ पर पैसा देते हैं ना, वो यहाँ पर मल्टीपल में हो सकता है, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ मूल्य के ये जो है आपके बॉन्ड जो है वो होते थे। इन बॉन्ड में सबसे खास बात जो होती थी वो ये कि भुगतानकर्ता का इसमें नाम ही नहीं होता था, तो ये पता नहीं चलता था कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से। फिर इस योजना के विरुद्ध याचिका दायर हुई, जिस पर 5 या सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला 15 फरवरी 2024 को सुनाया था। मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इस तारीख को जरूर याद रखिएगा, 15 फरवरी 2024। चुनावी बॉन्ड योजना को फिर रद्द करते हुए संविधान पीठ ने ऐसे बॉन्ड जारी करना तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश भारतीय स्टेट बैंक को दिए, क्योंकि उसी के थ्रू जारी होते थे। तो ये भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया गया इसको बंद करने को लेकर। साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी इस योजना के तहत बॉन्ड खरीदे गए हैं उनके नाम, राजनीतिक दलों की ओर से जो भुनाई गई राशि है, मतलब आपके नाम बॉन्ड जारी किया गया, आपने उसमें से कितनी
राशि को बैंक के थ्रू निकाल लिया, वही भुनाई गई राशि और भुगतान की तारीख, इसका विवरण 6 मार्च तक देने को लेकर के स्टेट बैंक को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पहले से ये स्टेट बैंक आनाकानी कर रही थी कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, ये है दुनियादारी। जब इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, फिर अगले ही दिन उठा करके इन्होंने सारा विवरण जो है वो दे दिया था। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो आप करंट अफेयर में देख रहे हैं, ये पॉइंट देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रह सकते हैं। और ये बाकी ये तो पता ही आपको कि जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए उन्हें बैंक को वापस किया जाए, बैंक दानकर्ता के खाते में बॉन्ड की राशि लौटाएगा। अगली करंट अफेयर, मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3 डीएस का सफल परीक्षण किया गया। हम कोशिश ये करेंगे कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे, मतलब जो करवा रहे हैं ये बुक, इसमें करंट अफेयर लगभग 3 पार्ट तक में करा देंगे, तीन में लगभग हो जानी चाहिए। बाकी कोशिश कीजिएगा आज जितना कराएं उसको याद कर लीजिएगा। तो मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3 इस डीएस का सफल परीक्षण प्रक्षेपण जो है वो किया गया है PSLV C58 के जरिए। एक्सपोसेट के 1 जनवरी 2024 को जो किया गया सफल प्रक्षेपण था, उसके पश्चात 2024 में अपने दूसरे मिशन के तहत इसरो ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसेट 3 डीएस का सफल प्रक्षेपण जो है वो किया। जो इनसेट 3 है, ये इसरो का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है, इसका नाम है GSLV F14, इसके जरिए जो है ये किया गया था। तो क्वेश्चन कई बार लॉन्च व्हीकल से पूछ लिया जाता है कि किसके थ्रू किया गया, उसका नाम क्या था। तो बस मेन ये ध्यान रखिएगा कि मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3 डीएस का सफल प्रक्षेपण किया गया और GSLV F14 के जरिए जो है वो किया गया। अगले करंट अफेयर को देखने से पहले एक पॉइंट और है इसमें कि इनसेट 3 डीएस के सफल प्रक्षेपण के पश्चात इसरो का अगला मिशन नासा के सहयोग से निसार नाम से जो है ये आपका किया जाएगा। निसार में जो निसार है, इसमें नासा भी आ रहा है और इसरो भी आ रहा है, लेकिन एन से नासा हो जाएगा और IS वाला जो है वो इसरो हो जाएगा। तो नासा इसरो सिंथेटिक एस से हो जाएगा, अपर्चर ए से हो जाएगा, रडार, तो इसकी फुल फॉर्म है निसार की। तो दोनों के सहयोग से है इसरो का अगला मिशन, नासा के सहयोग से। तो नासा भी है इसमें, इसरो भी है। आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की है, नासा बाहर की है, तो दोनों के सहयोग से इसका प्रक्षेपण जो है किया जाएगा, जिसको लेकर के लिखा है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये पहला संयुक्त उपक्रम है। दोनों को साथ में जो है वो ये पहला उपक्रम है। अगले की तरफ पढ़ते हैं। 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़ा उपग्रह कार्टोसैट 2, इसको हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता। तो ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ से भेजे जाते हैं कोई भी उपग्रह, एक टाइम तक वो वर्क करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद संपर्क टूट जाता है, तो वो कचरा तो रहता है आपका वहीं। तो अंतरिक्ष में ऐसे ही जमा होते जा रहे हैं जो निष्क्रिय उपग्रह है, उनको कम करने की दिशा में इसरो प्रयास कर रहा था। इसीलिए उसने क्या किया, उपग्रह एक था कार्टोसैट 2, इसको हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो ने सफलता प्राप्त की है। देखिए इसमें लिखा बहुत कथा कहानी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैंने ऑलरेडी सारी पूरी पढ़ के ऑलरेडी इसमें चीजें छाट दी हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे, तो ऑलरेडी सब छटा छटाया है, तो कोई भी चीज छोड़िएगा मत कि ये ना पढ़ें या छोड़ दें। पिछले ही वर्ष एक मेगा ट्रॉपिक्स 1 भी था जो निष्क्रिय पड़ा हुआ था, इसको प्रशांत महासागर में गिरा दिया था इसरो ने। अब की वाला जो गिराया है वो हिंद महासागर में गिराया है, जिसका नाम है कार्टोसैट 2, उसको हिंद महासागर में गिराया। पिछली बार जो गिराया था वो गिराया था मेगा ट्रॉपिक्स 1 को, जो कि प्रशांत महासागर में गिराया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के 110% चांसेस हैं, इसको आपको एकदम रट के रखना है। आपने देखा होगा रामसर साइट जो है, जो कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम होते हैं ना, उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, कोशिश तो हम अपनी तरफ से हमेशा ही पूरी करते हैं, और जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो देश में एक्चुअल में 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है उनको शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन के जो महासचिव हैं, इनका नाम याद कर लीजिए, मुनसौदा मुंबा, ये इनका नाम है, ये महासचिव है इसके। कब मनाया जाता है वेटलैंड्स डे, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर वही चीज लिखी कि 2 दिन पहले 31 जनवरी को ही केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को नई दिल्ली में सौंपा गया था। तो ये जो सूची है इसमें नए भारतीय वेटलैंड 2, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1, ये दोनों कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, इनको शामिल किया गया है। और 3 ऐसे हैं जो कि कौन कौन से, जिसमें अंक समुद्री पक्षी है, अभी लिस्ट में दिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, और इसके साथ साथ अग्नासिनी है
एस्चुरी, और तीसरा है मगधी केरा संरक्षण जल। ये तीनों कर्नाटक के हैं। तो 2 तमिलनाडु के जुड़े हैं, 3 कर्नाटक के जुड़े हैं, टोटल मिलाकर के सबसे लेटेस्ट में 5 जुड़े हैं। अब आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, ये नंबर याद रखिएगा, टोटल 80 हो गई है। टोटल नंबर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए ये पूरी नीचे लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बार और ये समझ लीजिए कि वेटलैंड्स के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो है वो हुए थे। भारत 1982 में ही रामसर संधि में शामिल हुआ था, और वर्तमान में देश के 80 रामसर जो स्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। टोटल कितने हैं, 16 है। टोटल याद रखिए 80, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 16, इसको याद रखिए। इसमें से 10 उत्तर प्रदेश में। यूपी लेवल का पेपर जैसे जूनियर असिस्टेंट देंगे, आरओ देंगे, तो उनकी संख्या यहाँ याद रखिएगा। बाकी भारत के सभी जो 80 रामसर स्थल की सूची है उसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सारे तो आप याद कर नहीं सकते हैं, जो मेन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका भीतरकनिका है उड़ीसा का, चिल्का झील है उड़ीसा का। वैसे तो ये नाम डायरेक्ट वेटलैंड्स में ना पूछ करके ऐसे भी पूछ लेता है कि चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, तो आपको पता होना चाहिए। हरिके वेटलैंड्स पंजाब में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है, आपको पता होना चाहिए। नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब का है। नवाबगंज आपको बहुत देखने को मिलता है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी में है। पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। मैंने क्या कहा, आपको ये नहीं सोचना है कि इतने कैसे याद करेंगे, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि पार्वती अर्घा आगरा लिखा हुआ है, वैसे तो अर्घा ही नाम देखने को मिलता है। तो ये पक्षी अभ्यारण्य यूपी में है। और रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सांभर झील राजस्थान की है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य आपका यूपी का है। सरसई नवर उत्तर प्रदेश का है। वेम्बनाड केरल का है। वूलर झील आपका जम्मू कश्मीर की। सुंदरबन डेल्ट वेटलैंड पश्चिम बंगाल का है। कांवर झील आपका बिहार का, जो पेपर दे रहे हैं रट लीजिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। लूनार झील आपका महाराष्ट्र में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी का है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है। विंडवास भी हरियाणा का है। हैदरपुर उत्तर प्रदेश का है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का है। इसके अलावा सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश का है। हीराकुंड जो है उड़ीसा का है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। लॉन्गवुड भी तमिलनाडु का। देखिए यहाँ से 76 से ये जो पहले थे 75 थे, 77, 78, 79, 80, पांचों याद कर लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये पांचों लेटेस्ट में जुड़े हैं, तो इनमें से पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं। लॉन्गवुड वाला तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। अगनासिनी कर्नाटक। मगधी केरा कर्नाटक। 3 कर्नाटक के जुड़े, 2 तमिलनाडु के जुड़े, स्टार्टिंग में बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने जो है वो प्रदान किए हैं। तो भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान किसी समय, यहाँ पर तस्वीर भी देख पाएंगे, गगनयान की उड़ान के लिए चुने गए थे भारतीय अंतरिक्ष यात्री विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यहाँ पर जो नाम है इनके दिए गए ऊपर, चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि नाम यहाँ पर काफी ज्यादा है। 27 फरवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक समारोह हुआ था। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, कैप्टन अंगद प्रताप, कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग थे मुख्यतः जिनको जो है ये दिया गया था। अंतरिक्ष उड़ान के लिए इन चारों पायलट को जो है वो नामों का खुलासा इस दिन जो है समारोह में किया गया था। मिशन था वो था गगनयान मिशन, इसके लिए जो है इनको सिलेक्ट किया गया। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त, इनके नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। पुरस्कार जो राशि है उनमें भी बढ़ोतरी की गई है, उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम बदला है वो बदला है इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर अब किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, बेस्ट डिब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर, ये काम नाम कर दिया गया। पहले क्या नाम से दिया जाता था, इंदिरा गांधी पुरस्कार, अब इसका नया नाम क्या हो गया है, किसी निर्देशक की पहली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सोचिए, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस का नाम और निशानी एकदम मिटाए दे रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो दी जाने वाली राशि थी उसको भी बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार की जगह। अब एक और पुरस्कार था नरगिस दत्त पुरस्कार, अब उसका नया नाम क्या हो गया है, एक राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म।
तो ये जो फिल्म नया नाम हो गया है, इसको याद रखिएगा कि नरगिस दत्त नाम बदल गया है। एक और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अभी तक 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब ये राशि कितनी कर दी गई है, 15 लाख रुपए कर दी गई है। जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पुरस्कार आपका काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है, कुछ और भी लिखे हैं जैसे स्वर्ण कमल के साथ पुरस्कार, उनको भी बढ़ाया गया, कुछ और चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 10 लाख की जगह 15 लाख। और आगे यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और एक आर्थिक दृष्टि वाला होता है, उसको हम आगे वाले वीडियो में कराएंगे। हमने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि हम बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकें। बाकी मार्च के नहीं देखा हो तो मार्च का अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून इधर वाली जो करंट अफेयर है वो लगातार हम आपको घटना चक्र वाली करा रहे हैं। परंतु वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और पूछ हम वही रहे हैं जो हमने आज अभी पढ़ा है, ताकि चीजें आपके दिमाग में कितनी बैठी हैं वो भी समझना जो है वो जरूरी है। बाकी ये चीज मैंने पहले आपको बता दी कि आगे आने वाला जो वीडियो होगा ना, उसमें हम आगे की करंट अफेयर इसी अप्रैल वाले की कल परसों में ऐसे करके करा देंगे। बाकी आज जितना कराए उसको रट लीजिएगा। प्रश्न आपके लिए है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि अब कर दी गई है, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख या फिर 10 लाख? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।